हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर था पॉवर्टी एज ए चैलेंज और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी और फिर इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए उपाय। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, किन किन कारणों से हमारे देश में गरीबी है। फर्स्ट कॉज है, जो पहला कारण है वो है ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का शासन। हमारे देश में अंग्रेज जब आए उस वक्त हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, गोल्डन बर्ड। तरह तरह के संसाधनों से भरा पड़ा था देश, किसी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं थी। कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता था, सेवाओं का उत्पादन होता था। पूरी दुनिया को बहुत सारे वस्तु और सेवाओं का यहां से निर्यात होता था, खासकर वस्तुओं का। हम कृषि के क्षेत्र में भी आगे थे, उद्योगों के मामले में भी हम आगे थे, पर हमारे यहां जो उद्योग थे वो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, हस्तशिल्पियों के उद्योग थे, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन हाथ से होता था। हाथ से होने वाले जो उत्पादित वस्तुएं थी वो पूरी दुनिया में उनकी मांग थी, बहुत बड़े निर्यातक थे और बदले में वहां से बहुत सारा धन आता था, खासकर सोने और चांदी के रूप में। इसलिए हमारा देश हर तरह से सर्वसंपन्न था और इसको सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज यहां पर पैर अपना पसारने लगे, वो अपना बिजनेस, अपना कारोबार यहां पर लाने लगे, वैसे वैसे हमारे उन उद्योगों का ह्रास होता चला गया। ब्रिटिशर्स यहां पर अपने मशीन में बनी हुई, अपने फैक्ट्री में बने हुए उत्पादों को पूरे बाजार में ला करके भर दिए। यहां से बहुत ही सस्ते में कच्चा माल वो ब्रिटेन ले जाते थे और बहुत सारा कच्चा माल यहां से बिल्कुल मुफ्त में भी ले जाते थे। वो कच्चा माल जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता था, जिन प्राकृतिक संसाधनों का कोई माई बाप यहां पर नहीं था, हमारे ही देश के लोगों की यो कमजोरी थी, वहां से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे बिल्कुल मुफ्त में। और जो मुफ्त में नहीं प्राप्त कर सकते थे, यहां के लोगों से खरीदते थे, उनको बेहद सस्ते दाम में खरीदते थे, क्योंकि वो बल्क में खरीदते थे। और जितने भी हाई क्वालिटी के कच्चे माल थे, रॉ मटेरियल्स थे, वो परचेज कर लेते थे, सारा परचेज कर लेते थे और उन सब को भेज देते थे ब्रिटेन। ब्रिटेन में जाकर के उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता था, उनसे कंज्यूमेबल गुड्स बनाए जाते थे और फिर उन कंज्यूमेबल गुड्स को हमारे देश में भेजा जाता था। और फिर ब्रिटिशर्स उन कंज्यूमेबल गुड्स को हमारे देश के चप्पे चप्पे में उसकी मार्केटिंग करके चारों तरफ मार्केट में उसको बिखेर देते थे। अब क्या हुआ कि हमारे यहां के जो छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग थे, हस्तशिल्पी थे, अपने हाथों से वस्तुओं का उत्पादन करने वाले थे, उनके पास पूंजी बहुत कम थी।
वो बहुत कम मात्रा में कच्चा माल खरीदा करते थे। क्योंकि वो कम मात्रा में खरीदते थे इसलिए उनको कच्चा माल महंगा मिलता था। और ब्रिटिशर्स बल्क में खरीदते थे इसलिए उनको सस्ता मिलता था। ब्रिटिशर्स सारा गुड क्वालिटी का खरीद लेते थे, हाई क्वालिटी का, और इनके लिए बचता था लो क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का, जिसको ब्रिटिशर्स छोड़ देते थे। छंटुआ माल जिसको बोलते हैं, छांटा हुआ माल, वो यहां के लोगों को मिलता था। यानी कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल लो। चूंकि हाथों से उत्पादन करते थे इसलिए इसमें लेबर ज्यादा लगता था। ब्रिटिशर्स मशीनों से उत्पादन करते थे, लेबर बहुत कम लगता था। ब्रिटिशर्स को एक तो कच्चा माल मिला सस्ते में या मुफ्त में, ऊपर से मशीन प्रोडक्शन किया तो लेबर कॉस्ट उसके ऊपर बहुत बहुत कम लगा। कुल मिलाकर के उनका प्रोडक्ट पर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आता था वो बहुत बहुत लेस आता था, बट उसकी क्वालिटी बढ़िया होती थी, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल वो यूज करते थे। मशीन से जो प्रोसेसिंग होती थी तो उन गुड्स की शाइनिंग अधिक होती थी, वो गुड्स ज्यादा ड्यूरेबल होते थे और उनकी पैकेजिंग जबरदस्त होती थी। हमारे इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे इनका कच्चा माल महंगा होता था, ऊपर से घटिया होता था और लेबर ज्यादा लगते थे। कुल मिलाकर के इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता था। इसीलिए मार्केट में ब्रिटिशर्स गुड सस्ते मिल जाते थे और हमारे यहां के प्रोड्यूस गुड्स महंगे होते थे। अब जब कस्टमर जाता तो उसको देखता कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि घटिया है, उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है, उतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट इसका कॉस्ट हाई है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें शाइनिंग अधिक है, फिनिशिंग अधिक है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी अधिक है और कॉस्ट लो है, तो क्यों ना हम इसको परचेज करें, इसको खरीदें। और एक और कारण, चूंकि हैंड प्रोड्यूस जो गुड्स थे उनकी प्रोडक्शन स्लो होती है, मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स के प्रोडक्शन फास्ट होती है, तो पूरे मार्केट में वो प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं। कस्टमर को दुकानों में क्या दिख रहा है, मार्केट में क्या दिख रहा है, सारे ये वैरायटी वाले गुड्स भरे पड़े और ये वैरायटी वाले बहुत कम भरे पड़े हैं। ऑटोमेटिकली कस्टमर अट्रैक्ट होता था इस तरह के गुड्स की तरफ, यानी कि ब्रिटिश प्रोड्यूस गुड्स की तरफ, और उनके गुड्स खूब सेल होते थे और इंडियन प्रोड्यूसर से गुड्स सेल नहीं होते थे। इस तरीके से धीरे धीरे हमारे यहां का ये जो कुटीर उद्योग था, हस्तकरघा उद्योग था, शिल्प उद्योग जो था, वो धीरे 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 चौपट हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया और उनका मशीन प्रोड्यूस गुड्स यहां पर होने लगा। बाद में तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर हमारे देश में ही अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली, अपनी फैक्ट्रियां लगा ली और यहीं से कच्चा माल लेकर के और यहीं पर प्रोडक्शन करके यहीं पर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। अब वो जो हमारे देश के छोटे छोटे उद्योगपति थे, हथकरघा उद्योग, शिल्प उद्योग चलाने वाले जो लोग थे, घरेलू कुटीर उद्योग चलाने वाले जो लोग थे, वो सब के सब बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी रोटी चौपट हो गई। यानी कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उनके ऊपर निर्भर था, पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई और देश गरीबी की तरफ दौड़ लगाने लगा और गरीब और गरीब और गरीब और गरीब होता चला गया। तो जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसकी नींव डाल दी ब्रिटिश रूल ने हमारे देश में। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे रूल और रेगुलेशन बनाए ताकि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज था वहां से रॉ मटेरियल हमें यहाँ के लोग नहीं ले सकते थे। रॉ मटेरियल लेना तो दूर, वो अपने मवेशियों को चारा तक नहीं चरा सकते थे, उसमें शिकार के लिए नहीं जा सकते थे।
ऐसे बहुत सारी चीजों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से पूरी तरह से हमारे यहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो वो पॉवर्टी के कारण और उस कमी को अभी तक हम लोग पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए। लो रेट ऑफ ग्रोथ टिल 1980s, 1980 तक जो ग्रोथ रेट रहा हमारे देश का वो बहुत ही लो रहा। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, हमारी अपनी खुद की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में गवर्नमेंट बनी और वही गवर्नमेंट कंटिन्यू चलती रहे। हमारे देश में ग्रोथ रेट कम रहा 1980s तक। ऐसा नहीं है कि उन गवर्नमेंट्स ने कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने काम किया। जब देश आजाद हुआ तो सरकारी खजाना खाली था, साथ साथ देश का बंटवारा हो गया, जो थोड़े बहुत उद्योग थे वो पाकिस्तान में चले गए। हमारे देश में उद्योग न के बराबर बचे, सरकारी खजाना खाली था, कोई डेवलपमेंटल पाथ हमको नहीं मिला था, सब कुछ तहस नहस था। अगर हमें कुछ मिला था आजादी के समय तो वो थी भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, महामारी, ये चीजें गिफ्ट में मिली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्डअप नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का कोई पाथ भी नहीं था। हेल्थ सर्विसेज से स्ट्रांग नहीं थे, एजुकेशन सर्विसेज से स्ट्रांग नहीं थे, मिलिट्री और पुलिस फोर्स स्ट्रांग नहीं थे। हर मायने में हम कमजोर थे, हर तरफ कोशिश करनी थी, हर तरफ प्रोग्रेस करना था। हम किसी भी मायने में इंडिपेंडेंट नहीं थे। रूलिंग के मामले में इंडिपेंडेंट तो हो गए, हमारी खुद की सरकार बन गई, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, डेली लाइफ को जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उनके मामले में हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। यहां तक कि खाने के लिए जो गेहूं मंगाया जाता था वो भी दूसरे देश से आयात किया जाता था और वो भी घटिया क्वालिटी का। यूं कह सकते हैं कि सुअरों को खाने वाला गेहूं हम इंसानों के खाने वाले गेहूं की कीमत पर खरीद कर लाते थे। तो इस देश को हर मायने में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। यानी कि जो माइनस में था उसको पहले तो जीरो लेवल पर लाना था, फिर जीरो लेवल से ऊपर उठाना था। हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत सारे काम किए और हमको माइनस लेवल से उठा करके जीरो और जीरो से ऊपर उठाने की कोशिश की। यानी कि डेवलपमेंट तो कंट्री में हुए, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, लेकिन इन सभी कारणों की वजह से वो ग्रोथ रेट लो रहा। जितना होना चाहिए ग्रोथ रेट उतना नहीं रहा, जबकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट फास्ट रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से काफी नीचे। जाहिर सी बात है पॉवर्टी रहेगी, पॉवर्टी जाएगी नहीं और पॉवर्टी बढ़ेगी भी। ऐसा ही हुआ हमारे देश में। लो रेट ऑफ ग्रोथ टिल 1980s यही रहा। 1980s के बाद जाकर के ग्रोथ रेट में कुछ सुधार देखने के लिए हमको मिलता है। देन हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ता रहा। जितनी तेजी से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। कुल मिलाकर हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रहे थे, फॉरवर्ड होने की जगह। पॉवर्टी तो आएगी ना। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस। हमारे कंट्री में लैंड एंड अदर रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन था और है वो अनइक्वल। किसी के पास इतना अधिक लैंड
कि वो अपने बहुत सारे लैंड पर खेती नहीं कर पाता है, बहुत सारा लैंड उसका अनकल्टिवेटेड रह जाता है, वो मैनेज नहीं कर पाता उतने सारे लैंड पर एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए, और बहुत सारा जो उसका पार्ट है लैंड का जो उसके ओनरशिप में है वो अनकल्टिवेटेड रह जाता है, उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो पाता, खेती नहीं हो पाती है, वो बंजर रह जाती है जमीन। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 इंच भी खेत नहीं है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है यह भी गरीबी को, पॉवर्टी को बढ़ाता है। उसी तरह जो अदर रिसोर्सेस हैं, लैंड ही नहीं, जो अदर रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास बहुत बहुत अधिक है, किसी के पास बहुत कम है, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी आएगी। अगर पॉवर्टी को दूर करना है तो लैंड और अदर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो होना चाहिए। देन है इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने इस आजाद भारत में, आजाद भारत के आजाद सरकार ने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का उसको दूर करने के लिए कई सारी लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज लेकर के आई, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, इसीलिए पॉवर्टी दूर नहीं हुई। नेक्स्ट है कि हमारे गवर्नमेंट ने, इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए बहुत सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी लेकर के आई, लेकिन ये एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स हैं इनको वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, ग्राउंड लेवल पर नहीं आ पाई। गवर्नमेंट इन दोनों ही मामलों में, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज के मामले में और एंटी पॉवर्टी मेजर्स के मामले में पेपर टाइगर रही, बट ग्राउंड टाइगर नहीं बन पाई। पेपर में सब कुछ हुआ पर ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं हुआ, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जिन तक ये पॉलिसीज पहुंचनी चाहिए थी उन तक पहुंच ही नहीं पाई। जिनके लिए पॉलिसीज बनाई गई थी उनको तो इन पॉलिसीज के बारे में पता भी नहीं चला कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, यह भी नहीं पता चला। और कुछ जिन्होंने नाम सुना उनको पॉलिसी की डिटेल्स नहीं मालूम, और जिनको वो भी मालूम थी उनको इन पॉलिसीज का बेनिफिट कैसे उठाना है ये नहीं मालूम, और जिनको मालूम था वो चक्कर ही लगाते रह गए ऑफिसेस के और बैंक के और पता नहीं कहां कहां के, लेकिन उनको उन एंटी पॉवर्टी मेजर्स का कोई बेनिफिट नहीं मिला। इसका बेनिफिट उन्हीं को मिला जो पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड थे, जो पहले से ऑलरेडी हर महीने में डेवलप्ड थे। उनको इन पॉलिसीज का पता चला, उन पॉलिसीज की डिटेल्स उनको पता चली, उन्होंने उन पॉलिसीज को कैसे अवेल करना, उसका बेनिफिट कैसे उठाना ये उनको मालूम था, और उनकी पहुंच उस लेवल तक थी जहां से उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। यानी कि उस एंटी पॉवर्टी मेजर्स का बेनिफिट उन लोगों ने उठाया जिनके लिए वो पॉलिसीज थी नहीं, और जिनके लिए थी उनको वो बेनिफिट मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई तो पॉवर्टी दूर कैसे होगी। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमारे देश की जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो भी कुछ हद तक ठीक नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन बहुत बहुत हाई ग्रेड का है अदर सेंस में, पर अभी मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूं पॉवर्टी से इसको टाइप करके, यहां पर हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कतई ठीक नहीं है। हमारे यहां पर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यज्ञ
पूजा पाठ, पर्व त्योहार, ये जो हमारे धार्मिक और सभ्यता संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं, इन सबको करने के लिए यानी कि हर किसी को करना है। एक तो सेंस ये है कि हम जिस किसी भी धर्म के, हमको अपने धर्म के सभी पर्व त्योहारों का, सभी धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना है। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह हमको तो करवाने ही करवाने हैं, खासकर पर्व त्योहार तो करवाने ही करवाने हैं, और वो भी उनके लिए जितनी आवश्यक सामग्री चाहिए उन सभी को जुटाने के बाद करनी ही करनी है, चाहे हमारी औकात हो या नहीं हो। ऐसे मानसिकता हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हमारे यहाँ के लोगों में भर दी है। अब उनको पूरा करने के लिए गरीब जो लोग हैं वो बाध्य हैं, उनको भी धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ या पर्व त्योहार मनाना है, इसको करना है, और वो भी पूरी सामग्री के साथ। पर जेब में फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, घर में खाने को अनाज नहीं है, लेकिन इन चीजों को पूरा करने के लिए तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करना पड़ेगा, यानी कि कर्ज ले लिए, ये सारे धार्मिक प्रक्रियाओं को फॉलो कर लिए, जो भी यज्ञ पूजा पाठ पर्व त्योहार मनाना था मना लिए। आय का तो साधन है नहीं, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए साधन नहीं है, वो कर्ज कहां से चुकाएंगे, वो कर्ज का बोझ चढ़ गया। तब तक कुछ दिन के बाद या कुछ महीने बाद फिर एक दूसरा पर्व हाजिर हो गया, और फिर उसके लिए यही काम, और धीरे धीरे वो कर्ज में डूबते 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 चले जाते हैं। एक पीढ़ी कर्ज में डूबती है, वो कर्ज दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाती है, फिर दूसरी पीढ़ी पर कर्ज चढ़ता है, वो तीसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज का बोझ और बढ़ता चला जाता और बढ़ता चला जाता है, यानी कि वो गरीबी के चक्की में इंसान पिसता चला जाता है। वो गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती, उसके लिए जिम्मेदार ये चीजें भी हैं। देने इलिटरेसी, निरक्षरता, अनएजुकेशन, अशिक्षा, ये भी गरीबी के लिए जिम्मेदार है। चूंकि देश की ज्यादातर आबादी इलिटरेट है, निरक्षर है, ठंगा छाप है, अंगूठा छाप, अनपढ़ गंवार है, अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है, तो उसको कैसे आय का सृजन करना है ये नहीं मालूम। जो भी थोड़ी बहुत आय है उसकी सेविंग कैसे करनी है, उसमें से बचत कैसे करना है उसको नहीं मालूम। जो भी सरकारी योजनाएं आ रही, एंटी पॉवर्टी मेजर्स आ रहे हैं, उसका बेनिफिट कैसे उठाना है उसको नहीं मालूम। और यहां तक कि अनएजुकेशन की वजह से उसके हाथ में कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी भी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो फिर वो एक बेटर वर्क कैसे कर सकती है, बेटर इनकम के लिए वो आबादी नहीं कर सकती, तो आबादी तो गरीब रहेगी। और देश का अगर एक छोटा सा तबका भी गरीब रहेगा तो बाकी तबके को भी वो अपनी गरीबी की तरफ ही खींचेगा, तो गरीबी इस देश की तरफ से नहीं जाएगी। नेक्स्ट जो कॉज है वो एजुकेशन विदाउट जॉब ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। और जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनको एजुकेशन मिल पा रही है, वो एक ऐसी एजुकेशन मिल पा रही है जो नाम की डिग्री है, काम की डिग्री नहीं है। मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग हासिल कर रहे हैं, उनको डिग्रियां दी जा रही हैं, लेकिन वो जो एजुकेशन है विदाउट जॉब ट्रेनिंग है, उनके पास उस एजुकेशन में कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो जो एजुकेशन जॉब ट्रेनिंग नहीं दे रही है, तो लोग जॉब कहां से ले पाएंगे? जो एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रही है, लोगों के पास अगर स्किल नहीं है तो जॉब कहां से लेंगे, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं, कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं? इनकम को जनरेट करने के लिए या तो हमको जॉब करना पड़ेगा,
कहीं ना कहीं जॉब लेना पड़ेगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। और चाहे हमें जॉब लेना हो या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना हो, हमको जॉब ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर हमारे पास जॉब ट्रेनिंग नहीं, हमको जॉब करने नहीं आता है, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जॉब प्रोवाइडर हमको जॉब क्यों प्रोवाइड करेगा? क्यों? वो क्यों हमें क्यों खाली बैठा कर हमको पेमेंट करेगा? वो तनख्वाह देगा, मजदूरी देगा? नहीं ना। अगर वो हमको अपने नौकरी में रखता है, जॉब प्रोवाइडर जॉब प्रोवाइड करता है, तो हमसे काम लेगा ना, वर्क लेगा। और वर्क तभी उसको मिल पाएगा जब हमारे पास जॉब की ट्रेनिंग होगी या फिर स्किल होगा। और जब हमारे पास है नहीं तो हम उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। कोई काम नहीं कर सकते तो मुफ्त में पेमेंट क्यों करेगा? यानी कि वो सीधी सी बात, हमको जॉब नहीं देगा। अब रहती बात कि चलो कहीं नौकरी नहीं मिले, हम अपना खुद का काम करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अरे वो काम भी हम तभी करेंगे ना जब हमारे पास स्किल होगा, जॉब ट्रेनिंग होगी। तो ना तो हम जॉब ले सकते हैं और ना ही हम जॉब दे सकते हैं और ना ही हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। ऐसे किसी भी सिचुएशन में फिर हम इनकम जनरेट नहीं कर सकते, तो पॉवर्टी तो आएगी, बिन बुलाए आएगी। नेक्स्ट है जॉब सीकिंग नेचर ऑफ पीपल। लोगों के अंदर एक नेचर बिल्डअप हो गया है। यूं कहें कि एक अधिकांश जो आबादी है देश की उस अधिकांश आबादी का डीएनए ही जॉब सीकिंग का हो गया है। उनके अंदर जॉब सीकिंग नेचर उनके रग रग में समा गया है, भर दिया गया है। बाय बर्थ उनके अंदर भर दिया गया है कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए के चक्कर में अपनी जिंदगी का आधा से अधिक उम्र बिता देते हैं। जॉब ढूंढने के चक्कर में कितने सारे जूते और चप्पल घिस डालते हैं वे। आधी से ज्यादा उम्र उसी में गुजार देते हैं। कई लोग हैं सिर्फ उस जॉब लेने के चक्कर में तिबारा से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देते हैं, कहीं ना कहीं से फर्जी तरीके से, और ताकि एज घटा सके। अरे भैया, आप तो अपने सर्टिफिकेट में, अपने पेपर में एज घटा रहे हो। दोबारा एग्जाम दे करके मैट्रिक का और इंटर का एज घटा रहे हो पेपर में। क्या रियलिटी में आपकी एज घट रही है? रियलिटी में आपकी एज नहीं घट रही ना। जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको मिली है उतनी रहेगी ना। आप उसमें से ज्यादातर हिस्सा, मोर देन हाफ, कई बार 2/3 पार्ट, आप 2/3 हिस्सा सिर्फ जॉब तलाश में बिता देते हैं और उसके बाद फिर आपकी एज एक्सपायर हो जाती है और आप निराश होकर के बैठ जाते हैं जॉब के चक्कर में। और वो भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। लोगों के अंदर ये तो फीलिंग है ही नहीं, ये नेचर है ही नहीं कि हम जॉब सीकर नहीं, हम जॉब प्रोवाइडर बने। अगर हम जॉब प्रोवाइडर बनेंगे तो खुद भी इनकम जनरेट करेंगे और अपने साथ कई और लोगों को इनकम जनरेट करवाएंगे उनको जॉब देख करके। यानी कि अपने घर में तो खुशियां लेकर के आएंगे, अपने साथ साथ और कई सारे लोगों के घर में खुशियां लेकर के आएंगे और देश की गरीबी को दूर करने में अपना कुछ तो एक योगदान देंगे। तो जॉब प्रोवाइडर बनने का नेचर नहीं है, जॉब सीकर बनने का नेचर है। और यह भी एक गरीबी का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम अभी ये चर्चा की है कि कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या है, गरीबी के कारण क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए। साक्षरता अभियान, देश के लोगों को लिटरेट बनाने के लिए, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, नाम सुना होगा आपने। सर्व शिक्षा अभियान चलाया सरकार ने। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम आया था, ईच वन टीच वन।
सर्व सभी के लिए शिक्षा अभियान सरकार ने चलाया, जो अभी जारी है अभियान। ईच वन टीच वन, यानी कि ईच वन, हर एक व्यक्ति, टीच वन, एक एक व्यक्ति को पढ़ाए, यानी कि हर एक शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ाए। ऐसे कई सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर के आई। लिटरेसी को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए मिड डे मील भी आया, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में बच्चों को मिलता है। ऐसे कई सारी योजनाएं आई ताकि लिटरेसी को दूर किया, इलिटरेसी को दूर किया जा सके और लिटरेसी को स्प्रेड किया जा सके। इसमें हमको बहुत हद तक सफलता मिली है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, ये हो गया लिटरेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY 1993, 1993 में सरकार इसको लेकर के आई थी। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY को 1993 में लेकर के आई थी। इसके पीछे लक्ष्य ये था कि गांव में या छोटे छोटे शहरों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं उनको स्वरोजगार दिया जा सके। इसके माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को बैंक से लोन लेने की सुविधा थी। मैट्रिक के लेवल पर एक अमाउंट मिलता था, अगर कोई इंटर तक पढ़ा लिखा है तो उसके एक अलग अमाउंट मिलता था, कोई ग्रेजुएट है तो एक अलग अमाउंट मिलता था, और इस तरीके से अमाउंट लेकर के उनको स्वरोजगार मुहैया कराने की सरकार की योजना थी। फिर 1995 में 1995 में आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहाँ भी देहाती, रूरल यानी कि देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया 1995 में, ताकि गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार मुहैया हो सके। फिर 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया। एक बार फिर से गांव में ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सरकार एक योजना लेकर के आई। फिर सन 2000 में सरकार एक और योजना लेकर के आई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी कि इस योजना के तहत ग्रामों का उदय होगा। ग्रामोदय, ग्राम का उदय, गांव का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी कि गांव में सड़कें बनाई जाएंगी, वहां की जो गलियां हैं उनका भी पक्कीकरण किया जाएगा, सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा। अगर वहां पर स्कूल की जरूरत है, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, जिस तरह के भी स्कूल की जरूरत है उस तरह के स्कूल खोले जाएंगे। जिस भी तरह के हेल्थ सेंटर की जरूरत है उस तरह के हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। और भी जहां पानी की सुविधा नहीं है, लोगों को शुद्ध पेयजल देने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं उसके अंदर थी कि गांव को विकसित बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए जिन जिन संसाधनों का जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उन संसाधनों को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्डअप किया जाए। और जब गांव का इस तरीके से विकास किया जाएगा, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के मामले में, जब गांव का डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि उसका हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जॉब क्रिएट्स होंगे, जॉब क्रिएट होंगे और उस माध्यम से गांव के लोगों को जॉब दिया जाएगा, यानी कि उनकी गरीबी को दूर करने का एक प्रयास किया जाएगा। ये योजना आई थी। उसके बाद एक योजना अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना के तहत कार्ड बना करके, राशन कार्ड के, सरकारी राशन कार्ड बना करके सरकारी राशन कार्ड की दुकानों से, जिसको कई जगहों पर डीलर बोलते हैं, कि उनके माध्यम से कुछ अन्न सस्ते दर पर मुहैया करवाना
या फिर मुफ्त मुहैया करवाने जैसे योजनाएं इसके अंदर शामिल थीं, ताकि गरीबी से निजात दिलाया जा सके गरीबों को। फिर सन 2004 में एक और गवर्नमेंट प्रोग्राम लेकर के, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। इसमें यह था कि अब बहुत सारे लोगों को जब काम मिलता है, मजदूरी मिलती है या सैलरी मिलती है, तो ले जा कर के दारू पी लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं या अनावश्यक चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, और घर की जो दरिद्रता है, गरीबी है, उससे दूर नहीं होती। परिवार के अन्य सदस्य हैं वो उससे कुप्रभावित होते हैं। पर बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड है कि लोग जिंदा रहें, जिंदा रहने पर रोटी कपड़ा मकान तो मुहैया हो, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया हो। ये तभी होगा जब उनके पास साधन आएगा। तो लोग भूखे ना मरे, कम से कम भूखमरी तो दूर हो, इसको ध्यान में रखते हुए। और जो लोगों को मजदूरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, वो जुआ में या शराब जैसे या किसी अन्य अनावश्यक चीजों में खर्च ना हो करके घर परिवार चलाने में खर्च हो, इसके लिए कि काम के बदले अब पैसा नहीं दे करके उनको अनाज दिया जाए। वही है फूड फॉर वर्क, काम के बदले फूड, वर्क के बदले फूड, फूड फॉर वर्क, भोजन काम के लिए, काम के बदले काम करेंगे तो भोजन मिलेगा, अनाज मिलेगा। ये प्रोग्राम सरकार लेकर के 2004 में। फिर अगले ही साल 2005 में गवर्नमेंट एक और प्रोग्राम लेकर के आई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में NREGA बोलते हैं, नरेगा पढ़ते हैं लोग इसको। ये आया, ये था कि देश के जो चुनिंदा गांव हैं, चुनिंदा जिलों के गांव हैं, उन जिलों के गांवों में लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साल में, यानी कि साल के 365 दिन में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। शुरुआत में कम थे, बाद में उसको बढ़ा करके 600 जिलों तक करने की योजना थी और बढ़ा करके किया भी गया। तो और अगर सरकार फेल हो जाती है 100 दिन का, कम से कम 365 दिन में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने में, तब भी उनको बैठे बिठाए, अगर रोजगार नहीं देती है तो उनको पैसा देगी, उनको पैसा देगी। तो ऐसा एक प्रोग्राम लेकर के गवर्नमेंट आई सन 2005 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में, नरेगा में, NREGA में। यानी कि सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को लेकर के आई, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स को लेकर के आई। लेकिन अंतर कहां रह गया? कितना कुछ करने के बावजूद भी आज 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं, तब भी देश की गरीबी दूर नहीं हुई, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो ओवरलैपिंग हैं। यानी कि अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको पता चला, अरे उसमें जो सर बात कहे थे उसमें भी वही कह रहे हैं, उसमें भी वही कह रहे हैं, सब तो एक के कह रहे हैं। यही है ओवरलैपिंग, यानी कि घुमा फिरा के बातें वही हो जा रही हैं सभी ज्यादातर स्कीम के अंदर। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। एक ही रहा। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि ये पेपर टाइगर ही बन करके गवर्नमेंट रह गई, ग्राउंड टाइगर नहीं बन पाई, यानी कि ग्राउंड रियलिटी में इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाई सही ढंग से, ताकि जो टारगेटेड लोग हैं, जिनके लिए पॉलिसीज और स्कीम्स आई हैं, उन तक ये पहुंच सके, ऐसा सरकार नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी रह गई, लूप होल रह गया, जिसकी वजह से इतने सारे स्कीम लाने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अब हम चर्चा करेंगे कि और क्या सरकार को या लोगों को करना चाहिए गरीबी को दूर करने के लिए। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स सजेस्टेड, जो हमारी तरफ से सजेस्टेड है, और
देश के जाने माने विद्वानों के द्वारा और शास्त्रियों के द्वारा भी सजेस्टेड हैं, वो यहां पर आपको बता रहे हैं। अगर सरकार और देश के लोग इन चीजों को मानते हैं, इन पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो गारंटी वारंटी इस बात की है कि देश से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या है वो सजेशंस? पहले अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाई अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था जस्ट अभी, तो उनमें कह रहा था कि बहुत सारी स्कीम्स ओवरलैपिंग हैं, तो स्कीम्स के ओवरलैपिंग को दूर किया जाए, उसको खत्म किया जाए कि वो स्कीम्स ओवरलैप ना करें। नेक्स्ट है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। और ओवरलैपिंग को दूर करने के बाद जो भी स्कीम्स है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो कि वो स्कीम्स पेपर टाइगर ना रहें, पेपर टाइगर ना रहें, वो स्कीम्स ग्राउंड टाइगर बने। यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो टारगेटेड पीपल हैं, जिनके लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, वाकई उन व्यक्तियों तक वो स्कीम पहुंचे, इस तरह से पहुंचे कि एक एक टारगेटेड व्यक्ति तक, टू ईच एंड एवरी टारगेटेड पर्सन वो स्कीम पहुंचे, वो स्कीम की जानकारी उसको हो, पूरी की पूरी स्कीम उसको खूब अच्छी तरह से समझ में आए, उस टारगेटेड पर्सन को। उस स्कीम को का बेनिफिट कैसे उठाना है ये उसको बताया जाए, और उस बेनिफिट को लेने में उसका पूरा का पूरा सपोर्ट किया जाए। इस तरह से सपोर्ट किया जाए कि बिना सोर्स के, बिना सिफारिश के, बिना पहुंच के, जिस किसी भी दफ्तर से या बैंक से जहां कहीं से भी उसको वो बेनिफिट मिल रहा है, वो उसको मिले, ऑटोमेटिकली मिले। और उन स्कीम्स की पहुंच से, उनके बेनिफिट से देश का एक भी टारगेटेड पर्सन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा हो तब जाकर के गरीबी दूर होगी। देन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हाई किया जाए। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन दिया जाए, एजुकेशन को बदला जाए। सिर्फ डिग्री देने वाला एजुकेशन नहीं, वो एजुकेशन लेकर के आया जाए जो स्किल डेवलपमेंट करे। आर्टिस्टिक एबिलिटी ईच एंड एवरी स्टूडेंट के हैंड में, दिल में और दिमाग में पैदा करे, उसके एक एक एक्टिविटी में पैदा करे कि वो अपने स्किल की बदौलत वो प्राइवेट जॉब्स ले सके या गवर्नमेंट जॉब ले सके, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सके, वो कुछ भी कर सके, अपना भी डेवलपमेंट करे और अपने साथ साथ वो और कई सारे लोगों का डेवलपमेंट करके उनके भी परिवारों में, उनके भी घरों में खुशियां पहुंचाने का काम करे। ऐसा स्किल डेवलपमेंट उस एजुकेशन की मदद से दिया जाए, यानी कि एजुकेशन को बदला जाए। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट लेकर के आई है, मतलब कैबिनेट से तो पास हो गया है, पार्लियामेंट में उसको जाना है, पार्लियामेंट में जाकर के क्या क्या चेंजेस होंगे और किस तरह से वर्क करेगा। अब जब वो स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, तभी पता चलेगा कि वो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, इस हिसाब से एजुकेशन हुआ, तो गरीबी निश्चित ही दूर होगी। देन कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। कि गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आई, बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आई, पर वो स्कीम्स सक्सेस हुई, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुई। वहां भी कहीं ना कहीं लूप होल रह गया, कहीं ना कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे बेटर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसको भी बेटर इंप्लीमेंट करके इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। देन वुमेन इंपावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग जॉब प्रोवाइडिंग नेचर एंड सेल्फ बिजनेस ओनर नेचर इन पीपल, लोगों में जॉब प्रोवाइडिंग नेचर बिल्डअप किया जाए। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि लोगों में क्या है,
जॉब सीकिंग नेचर है, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों का जोर है कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बाद प्राइवेट जॉब। लेकिन ये नेचर गरीबी के लिए जिम्मेदार है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था कि कैसे जिम्मेदार है। तो उस नेचर को दूर करके जॉब प्रोवाइडिंग नेचर को बिल्डअप किया जाए कि लोगों को कैसे सोचा है कि नौकरी लेने वाले ने नौकरी देने वाला बने, का अपने घर में खुशियां लाने के साथ साथ दूसरों के घर में भी खुशियां लेकर के। एंड सेल्फ बिजनेस ओनर नेचर, उनके अंदर यह भी नेचर डाला जाए कि वो सेल्फ बिजनेस, अपने बिजनेस का खुद ओनर बने, अपने बिजनेस का खुद ओनर बने। इसको दूसरे टर्म में हम लिख सकते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अपने बिजनेस का खुद मालिक बनने वाला नेचर उनके अंदर बिल्डअप किया जाए, तब पॉवर्टी दूर हो गए। नेक्स्ट है चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है उसको बदलने की जरूरत है। बिना इस डेफिनेशन को बदले भी पॉवर्टी दूर नहीं हो सकती। अभी तक पॉवर्टी का जो डेफिनेशन था वो था मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। ये डेफिनेशन का सेंट्रल आइडिया था। चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। और जब उस डेफिनेशन को आप रिफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस डेफिनेशन में बात सिर्फ और सिर्फ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग की हुई है, यानी कि जिंदा रहने के लिए कम से कम जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अगर उतनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है तो कोई गरीब नहीं है, और नहीं हो रही है तभी वो गरीब है, तभी वो पुअर है। इसी के बेसिस पर जो पॉवर्टी लाइन आपको पढ़ाया था वो भी वही बता रहा था कि अगर किसी पर्सन की इनकम इतनी है, मिनिमम इनकम इतनी है कि वो अपने लिविंग को सस्टेन कर सके, वो जिंदा रह सके, जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान दवा जिसकी जरूरत है बस वो उतना इंतजाम कर सके, तो वो कहेंगे कि वो गरीब नहीं है, वो मतलब पॉवर्टी लाइन पर है। अगर उससे कम इनकम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सदी कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीब नहीं है। इस डेफिनेशन को बदलने की जरूरत है, और इस डेफिनेशन को बदल करके ये बनाने की जरूरत है रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग हो वो लिविंग रीजनेबल लेवल की हो। जिसके पास रीजनेबल लेवल की लिविंग है वो गरीब नहीं है, जिसके पास रीजनेबल लेवल ऑफ गरीबी नहीं, रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग नहीं है वो गरीब है। यह डेफिनेशन बनाने की जरूरत है। और इस डेफिनेशन में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होंगी, यानी कि कौन कौन सी चीजें अगर इंसान की फुलफिल होती हैं तो कहेंगे कि वो गरीब नहीं है, और उसमें से एक भी चीज की उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती तो कहेंगे कि वो गरीब है। तो वो ये चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि भरपेट पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, न्यूट्रिटिव फूड, बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, संतुलित आहार, वो भी भरपेट। और दिन में जितनी बार रिक्वायर्ड हो उतनी बार, तो कम से कम 2 वक्त तो चाहिए चाहिए, एक दिन और एक सुबह और शाम, 2 वक्त का भोजन उसको सिक्योर हो, मिले, बैलेंस डाइट मिले, भरपेट मिले रोज। देन है एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन भी मिले और वो एजुकेशन भी नाम की नहीं काम की मिले, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के साथ मिले। शेल्टर सिक्योरिटी, रहने के लिए घर, छोटा ही घर क्यों नहीं हो लेकिन सिक्योर हो कि उसको घर मिलेगा रहने के लिए, जो मौसम की मार से जाड़ा गर्मी बरसात आंधी तूफान हर चीज से, चोर डाकू बदमाश और हिंसक जानवर हर किसी से उसकी रक्षा करने में जो सक्षम घर हो, एक ऐसा घर उसको तो चाहिए, छोटा ही हो लेकिन हो। हेल्थ केयर सिक्योरिटी होनी चाहिए, छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी कुछ भी हो तो वो उसका इलाज करवाने में सक्षम हो। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास रोजगार होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो
सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसके पास एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि रेगुलर इनकम उसके पास जनरेट होती रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, उसका आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए। यानी कि वो मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली हर तरीके से फिट रहना चाहिए। मेंटली भी फिट हो, साइकोलॉजिकली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, इकोनॉमिकली भी फिट हो। और हम बात करेंगे कि वो सोशली भी फिट होना चाहिए, पॉलिटिकली भी फिट होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से बनाया जाए कि इंसान मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से फिट हो, तब उसको कहेंगे कि हां उसके पास रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग है और वो पुअर नहीं है। इनमें से किसी चीज की कमी है तो उसको हम पुअर कहेंगे, गरीब कहेंगे। और उस तरह की गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऊपर जितने सारे उपाय बताए थे, इन सारे उपायों को लगा करके देन फ्री फ्रॉम रिलीजियन, कास्ट, जेंडर एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन, नहीं बताता मैंने, सोशली फिट होना चाहिए। यानी कि इंसान फ्री फ्रॉम रिलीजियन, कास्ट, जेंडर एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। यानी कि इंसान के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर और रंग के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड नो प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर, अगर चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे जब कंडीशंस फुलफिल हो तब कहेंगे कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग है, और रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग है तभी कहेंगे कि द पर्सन इज नॉट पुअर। और अगर इनमें से एक भी चीज की कमी उसके पास है तो कहेंगे द पर्सन इज पुअर। और वैसी पॉवर्टी को दूर करने के लिए ये सारे उपाय लगाए जाने चाहिए, वो भी पेपर पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी में। इसके साथ ही यहां पर ये चैप्टर 3 द एंड होता है। और जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 4, जो कि लास्ट चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैप्टर को, चैप्टर 3 को बिल्कुल शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा आप पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको देन एंड देयर याद करें। और हर लाइन से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप बनाएं, उनके आंसर्स भी आप प्रिपेयर करें। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कर रही है, अब रटंत विद्या नहीं, अब समझदारी वाली विद्या आपको चाहिए। आपके अंदर खुद एक्सप्लेनेशन पावर आनी चाहिए। तो रेडीमेड आंसर्स नहीं, आप सारे आंसर्स खुद तैयार करें। और चैप्टर क्लास में जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स आप खुद तैयार करें। वो स्किल आप अपने अंदर बिल्डअप करें। थैंक यू।